different cases for the work done. अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस. एनर्जी बड़ा ही अहम और बड़ा ही बुनियादी तस्वर है साइंस में. इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमेना. ये आपस में मरबूत करती है, जोड़ती है तमाम कुदरती मज़ाहिर को. And we say, जब हम कहते हैं दैट के ए बॉडी हैज एनर्जी, एक जिस्म में एनर्जी मौजूद है, वो मीन दैट, इसका मतलब ये होता है हमारा, या सॉरी वी मीन, हमारा मतलब ये होता है दैट के, वी मीन दैट, हम इससे मुराद ये लेते हैं कि इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. इससे हमारी मुराद क्या होती है कि बॉडी में वर्क करने की सलाहियत है. बॉडी में एनर्जी है, मतलब उसमें वर्क करने की सलाहियत है. अब ये वर्क करने की सलाहियत क्या है? कि बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाकर उसे उस फोर्स के सिम्प में मूव कर सकती है. बॉडी हैव द एबिलिटी टू अप्लाई द फोर्स एंड मूव द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन. अगर बॉडी में फोर्स लगाने की एबिलिटी नहीं है तो बॉडी में एनर्जी नहीं है. समझ आया? ये मतलब है इसका. When we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. Water running down the stream has ability to do work. Water कहते हैं पानी को, running down जो बह रहा होता है, down the stream नदी में, has the ability to do work. उसमें आपको बहा कर ले जाने की सलाहियत नहीं होती. वो बिल्डिंगों को नहीं गिरा देता, गाड़ियों को बहा कर नहीं ले जाता. इसका मतलब उसके अंदर कुव्वत लगाने की, फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है नहीं होती? होती है. बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, अपनी हरकत की वजह से उसमें फोर्स लगाने की एबिलिटी है, काम करने की एबिलिटी है. सो इट पोसेसेस एनर्जी. लिहाजा उसके अंदर क्या मौजूद होती है? एनर्जी मौजूद होती है. द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रन द वाटर मिल्स. जो चलता हुआ पानी है उसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कैन बी यूज्ड, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू रन वाटर मिल्स. क्या करने के लिए? पन चक्कियां चलाने के लिए. पानी से चक्की चलती है, पानी से. मैंने आपको उस दिन पहले से चलती हुई एक चक्की दिखाई थी, जो भूल गए. अच्छा, अगर आपने वो देख ली है तो फिर ये नजर आ रही है आपको चक्की? ऊपर से पानी आ रहा, देख रहे हो? ये डैम है, ऊपर से पानी आ रहा है. ये इसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो? ब्लेड्स हैं या नहीं है? ये ब्लेड्स है ना, इनको साथ जब पानी आकर टकराता तो ये पहिया घूमता है. इसे टरबाइन कहते हैं. इन परों को ना, इस पूरी चीज को, इस पंखे को टरबाइन कहते हैं. इस पंखे को टरबाइन कहते हैं. टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं, जैसे पानी आकर घूमता है, फिर ये चक्कर घूमता है. आगे इसके साथ यहाँ पे पता है क्या होता है? ये ऊपर देख रहे हो जनरेटर लगा हुआ है, इससे बिजली पैदा होगी. या अगर आप इसके साथ वो जो बड़ा पत्थर था जिसको बैल घुमा रहे थे, आप इसके साथ ये पटा उसके ऊपर चढ़ा देना घरारी लगा के, तो वो भी जो घूमेगी नहीं घूमेगी, बड़ी तेजी से घूमती है वो. और बगैर पैसों के बंदा दाने पीस रहा है. नहीं समझा? बगैर पैर जूते हुए ये पानी उस चक्की को घुमाता है. तो वो चक्की पे लोग दाने डालते हैं. और हाँ, देखा यार, टॉपिक क्या, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन. पानी बंद हो जाएगा तो चक्की, सिंपल सा आंसर. नहीं समझ? सादा सवाल. पानी बंद करके तुझे क्या मिलेगा? पानी बंद करके तो अगर पानी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? टरबाइन नहीं घूमेगी. टरबाइन नहीं घूमेगी तो चक्की भी नहीं घूमेगी. इनपुट एनर्जी नहीं दे रहे ना. नहीं समझ रहा? कुछ सवाल, कुछ चलो अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ और सवाल पूछना. सर ये यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे बेटा जो पानी की काइनेटिक एनर्जी थी उसको टरबाइन की रोटेशनल एनर्जी में चेंज किया गया, और फिर उस रोटेशनल एनर्जी को यूज करके दाने पीसे, दानों की रगड़ाई. बात समझ आया नहीं है? उस साइड पर लेने लगे. सर यहाँ पे हो क्या 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 हो? एनर्जी कन्वर्जन हो रही है. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है. चलो सवाल तो पूछते हो ना, शुरू में ऐसे ही सवाल आते हैं सड़े हुए, लेकिन अच्छे सवाल सड़े हुए नहीं होते, हम सड़े हुए होते हैं. सवाल सही है, पूछा तो सही. शाबाश. सर जी जनाब, बात हो रही थी एनर्जी की.
तो जनाब, द एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रन द वाटर मिल और वाटर टर्बाइंस, या पानी से चलने वाली टर्बाइंस को आप उससे चला सकते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, एनर्जी पाई जाती है मुख्तलिफ शक्लों में, सच एज मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि हरकी तवानाई से हरकत की एनर्जी है, हीट एनर्जी, हरारत की एनर्जी, हरारती एनर्जी, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, लाइट एनर्जी, रोशनी की तवानाई, साउंड एनर्जी, आवाज की तवानाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली की तवानाई, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आती, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी को बदला जा सकता है फ्रॉम वन शक्ल टू अनदर शक्ल, नहीं समझ आ रहा, याद रख लेना। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी को बदला जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म, एक शक्ल से, टू अनदर फॉर्म, दूसरी शक्ल में, समझ आया। अब जनाब ये कह रहे हैं बॉडी पोसेसेस एनर्जी, एक जिस्म में एनर्जी मौजूद होगी इफ इट इज कैपेबल, अगर वो अहल है टू डू वर्क, काम करने का। कैपेबल टू डू वर्क का क्या मतलब है, ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हूं, कैपेबल टू अप्लाई फोर्स एंड मूव द बॉडी, अगर बॉडी में फोर्स लगाने की अहलियत है और दूसरी बॉडी को फोर्स लगाकर उस फोर्स के शिफ्ट में मूव करवाने की अहलियत है, तो फिर बॉडी में एनर्जी है। अगर बॉडी में फोर्स लगाने की अहलियत नहीं है तो बॉडी में एनर्जी नहीं है। अभी भी नहीं समझे? तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ये एनर्जी की डेफिनेशन है, नहीं समझे? एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? is called its the ability of a body to do work is called its energy। सुन रहे हो जनाब? the energy possessed by body, ये बेटे मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है? the energy possessed by body, वो एनर्जी जो किसी जिस्म में पाई जाती है, मौजूद होती है by a body due to its motion, किसकी वजह से? उसकी हरकत की वजह से, किसी जिस्म की हरकत की वजह से जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है, और इट्स पोजीशन, या उसके मुकाम की वजह से जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है, हम उसको उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहा हमने? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होगी या उसकी पोजीशन की वजह से। अब पोजीशन की वजह से एनर्जी क्यों होगी और मोशन की, देखे ना, एक चलता हुआ ट्रक आके दीवार के साथ टकराता, दीवार ही गिरा दे, तो उसमें जो फोर्स लगाने की एक बच्चा भागा हुआ आया, आगे आके आपको भी गिरा दिया, तो उसमें जो एनर्जी आई आप पर, जो कुव्वत लगाने की, बुलेट मूव करती है, टकराती है, तो आगे बंदे को जख्म हो जाता है, होती है ना? बुलेट मूव करती है, बुलेट होती है नहीं होती, और गोली होती है। सो जनाब अली, मैं यही कह रहा हूं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से। तो क्या किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से काम करने की सलाहियत है? इस टिश्यू पेपर में काम करने की सलाहियत है या नहीं है? वाकई है। कैसे काम में से छोड़ूंगा? अब अगर इसकी जगह पे एक लोहे का टुकड़ा होता तो क्या होता? तो काम होता या ना होता? होता पक्का। चलो देखते हैं। सो जनाब, दो चीजों की वजह से एक जिस्म में जो एनर्जी है, पोजीशन क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी इज ऑफ टू काइंड्स, इज ऑफ टू टाइप्स। किसी जिस्म में मौजूद मैकेनिकल एनर्जी की दो किस्में हो सकती हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी है, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल। हाँ, अब वो टेल्स अस, काम हमें क्या बताता है? हाउ मच एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। किसी जिस्म की कितनी एनर्जी तब्दील हो गई है जब उस पर फोर्स लगी है। किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, ठीक है, ऑन इट, एंड मूविंग द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
द चेंज इन एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय अप्लाइंग ए फोर्स इज कॉल्ड इट वर्क डन। बॉडी की एनर्जी में या द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ए बॉडी और फ्रॉम ए बॉडी, एक बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होगी और दूसरी बॉडी को होगी। जिसको एनर्जी मिलेगी उस पर वर्क होगा और जिससे मिलेगी वो वर्क करेगी। उसकी एनर्जी कम हो जाएगी जो वर्क करेगी, और जो जिस पर वर्क होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम किसी को? तो ये जो फोर्स होती है, इट इज द ब्रिज, ये है वो पुल जिससे एनर्जी एक बॉडी से निकल कर दूसरी बॉडी में जाती है, फिर उसको डिस्टेंस मूव करवाती है। क्लियर हुआ? सो जनाब, काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये विंड की डेफिनेशन है। हरकत करती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं। ठीक है, वी कैन यूज विंड एनर्जी, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विंड एनर्जी को फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। क्या करने के लिए? मुख्तलिफ चीजें करने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए। इट ड्राइव्स, ये चलाती है विंड मिल्स, किनको? हवाई चक्कियों को। एंड पुशेस सेलिंग बोट्स, और ये धक्का देती है, धक्का लगाती है किनको? तैरते हुए बहरी जहाजों को। यस, ये सेलिंग बोट्स, ये कपड़ा लगाता है इसको। ये बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना, ये सब हवा धक्का दे रही होती है और बहरी जहाज चल रहा होता है। तो फिर ये कपड़े नीचे कर दिए जाते हैं और इंजन चला दिया जाता है। हाँ जी, समझो, वरना ये उधर को लेके जाएगी जिधर को हवा है। सो जनाब, वर्क टेल्स अस हाउ मच एनर्जी ऑफ ए बॉडी, इससे ये मैंने बता दिया आपको। सो सिमिलरली, इसी तरह मूविंग वाटर, हरकत करता हुआ पानी, इन ए रिवर, एक दरिया में, एक दरिया में हरकत करता हुआ पानी, कैन कैरी वुडन लॉग्स, क्या कर सकता है? वो लकड़ी के जो लॉग्स हैं, लॉग किसे कहते हैं? शहकीद को। बड़े बड़े जो तने होते हैं ना लकड़ी के, उनको, वो उन्हें ले जा सकता है थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड, और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू ड्राइव टर्बाइन, जो मैंने दिखाया आपको, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। थस ए मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। मूविंग का मतलब हरकत करते हैं जिसमें जो एनर्जी होगी मोशन की वजह से होगी ना। तो काइनेटिक्स क्या है? काइनमा मोशन कहते हैं ना। तो क्या thus a moving body has kinetic energy because it can do work due to its motion. So the body stops moving as soon as all of its kinetic energy is used up. अब जो एनर्जी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से है, जब तक बॉडी में वो एनर्जी रहेगी बॉडी मूव, और जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी रुक जाएगी। समझ आया? मतलब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। सो जनाब, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जनाब, इसका है फार्मूला का प्रूफ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? नहीं समझा? तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, याद रखोगे, मूविंग विद वेलोसिटी v, the body stops after moving through some distance s due to some opposing force such as a force of friction acting on it. क्लियर हुआ? एक बॉडी उसका मास m है, वो मूव कर रही है कैपिटल वेलोसिटी v से। अब वो बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक गई है ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है। द बॉडी पोसेसेस, सुन रहे हो, काइनेटिक एनर्जी एंड इज केपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स until all of its kinetic energy is used up. अब यहां पे कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, अब गौर से सुनना। बॉडी मूव कर रही थी, इस पर इसकी वेलोसिटी v थी, मास m था, इस पर एक फोर्स ने अमल करना शुरू किया F ने। बॉडी ने कुछ डिस्टेंस मूव किया और बॉडी क्या हो गई? रुक गई, स्टॉप हो गई। उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। फोर्स ने अमल भी किया, बॉडी ने कुछ डिस्टेंस भी मूव किया, और सुन रहे हो जी? हाँ। अब अगर आपसे ये सवाल पूछूं बॉडी के, अब बॉडी जो है वो डीसेलरेट हुई है, क्या हुई है?
डी से। कब तक बॉडी मूव करेगी? जब तक उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो ये जो फोर्स ने बॉडी के ऊपर वर्क किया उसको रोकने का, फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स वर्क कर रही है ना बॉडी को रोकने का, तो फोर्स उस वक्त तक बॉडी पे वर्क करती रहेगी जब तक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या ना हो जाए, जीरो। तो फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जितनी बॉडी की एनर्जी थी फोर्स ने सारी की सारी क्या कर दी? रिलीज कर दी, निकाल डाली। बॉडी को उसके अपोजिंग डायरेक्शन में उतना वर्क करना पड़ा। नहीं समझे मेरी बात? बॉडी को जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? बॉडी उसके बराबर वर्क करेगी या नहीं करेगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क करेगी, फिर रुक जाएगी। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी पे अमल कर रही थी, इसने वर्क किया और उसको रोका ना। बॉडी ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया ना। बॉडी वर्क करती की उसकी एनर्जी क्या हो गई? जीरो, और वो रुक गई। तो जितना भी बॉडी ने वर्क किया सारा किसके अगेंस्ट किया? इस फोर्स के अगेंस्ट किया। तो जो ये इस फोर्स ने भी तो वर्क किया है, नहीं किया? बॉडी को रोकने का वर्क किया। तो फोर्स को बॉडी को रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? जितनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। जब वो खत्म हो जाएगी फोर्स भी वर्क करना छोड़ देगी। बात समझियो? तो ये जरा नुकता समझिएगा। अब बच्चे बहुत सारी चीजें आपने यहां से लिखनी है। पहली बात तो आपने कहना इनिशियल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बॉडी रुक गई 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताएं बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स लगी बॉडी पे, फोर्स किसके बराबर होती है? ma के। अब a निकालना। अब फोर्स के वेलोसिटी के अपोजिट थी, लिहाजा मैं नेगेटिव का साइन लिखूंगा साथ। अब मैंने a निकालना तो m यहां पे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस f बाय m। तो यहां पे क्या आ गया? माइनस f बाय m। एक्सेलरेशन आया, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी कितने? s। ये डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया। अब चार चीजें आपके पास आ गई, ये नहीं आई। अब आप लगा लें तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं लगा सकते? बोलो भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें ना जरा जल्दी से, तो फिर देखें क्या होता है। आ जाए जरा यहाँ पे, ये देखें काइनेटिक। ये बता रहा हूं, ए बॉडी डू वर्क अंटिल इट्स एनर्जी इट हैज एनर्जी। कोई जिस्म कब तक काम करता है? जब तक उसके अंदर एनर्जी होती है। जब एनर्जी खत्म हो जाती है जिस्म काम भी छोड़ देता है, रुक जाता है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द बॉडी वो किसके बराबर होगी? वर्क डन। किसके बराबर होगी? वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये थी। फोर्स बॉडी पे तो लिहाजा एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। सिंस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की। a की वैल्यू डाल दी, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे 0 आ गया, इनिशियल की जगह पे v आ गया, स्क्वायर लिया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। सुन रहे हो? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। हो गया? नहीं समझे? क्या? -2 इधर आके डिवाइड करेगा, उधर क्या रह जाएगा? fs। यहां पे क्या है? अब m यहां आके मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर के साथ, नेगेटिव का साइन है, और -2 आके डिवाइड करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और उससे क्या चीज निकलेगी? ये चीज। देख रहे हो नहीं देख रहे? ओ बोलो भाई। तो अब मेरी बात जरा गौर से सुने, हमें यही तो निकालना था। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? भूल गए, पहली स्लाइड ही भूल गए। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? वर्क होता है। और मैंने अभी ऊपर एक बात लिखी थी कि वर्क डन बाय ए बॉडी बाय ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ये मैंने लिखा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सो देयरफॉर एफएस किसके बराबर आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। इसकी जगह पे काइनेटिक बॉडी उतना ही वर्क करेगी ना जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर। अबव इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी possessed by a body of mass m moving with velocity v। अभी भी समझ लिया? जो ऊपर इक्वेशन है ये आपको काइनेटिक एनर्जी देगी possessed by a body of mass m, एक बॉडी में जो मौजूद होगी और उसका मास क्या होगा, और बॉडी वेलोसिटी किससे मूव कर रही होगी? v से। बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा ये बताओ
जब एक बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी टोटली इंटायरली वेलोसिटी पे डिपेंड है। वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी ने मूव करना शुरू किया, करते 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 टकराने से पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम ना। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? और जब बॉडी टकरा जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आप भी नहीं समझे। ये वो सवाल है जो मुझसे मेरे 10th क्लास के वाइवा में किए गए। मुझसे पूछा गया था जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होती है तो उसकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैंने कहा जीरो। क्यों? मैंने कहा वेलोसिटी जीरो। फिर कहा हाँ जी, मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों मैक्सिमम होती है? मैंने कहा हाइट मैक्सिमम होती है इसलिए। हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट इज द पोजीशन। अभी मुझसे सवाल होगा बॉडी छूट जाए, गिरना शुरू करे, तो गिरने से पहले, सॉरी टकराने से पहले उसकी सारी एनर्जी क्या होगी? मैंने कहा काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैंने कहा जीरो। क्यों? हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों? मैंने कहा टकराने से पहले वेलोसिटी मैक्सिमम। जब टकरा जाएगी तो फिर मैंने कहा एनर्जी जीरो हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी भी जीरो हो गई है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। समझे? इसको याद, ये प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले का। जनाब अली, ये प्रूफ अब आपको करना आना चाहिए। इस इक्वेशन को यूज करके हमने असल में डिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था? तो अभी हमारे पास असल में डेफिनेशन ही वर्क की आ गई, एफ एस, एफ मल्टीप्लाई एस। तो यही वर्क है, और ये वर्क किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो देयरफॉर हमने डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया फार्मूला। टोटल क्या करना है? डाटा लिखना, और थर्ड इक्वेशन में मोशन यूज करनी है, और एक साइड पे एफ एस को करना है बस, जो कि वर्क डालना है और बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v एंड हैविंग मास m। प्रॉब्लम किसी को, तो ये एफ एस वर्क है, वर्क एनर्जी के बराबर, जो कि बॉडी मुंतकिल करेगी, लगाएगी। नहीं, जब बॉडी मूव कर रही थी, रुक गई, तो एनर्जी कहीं पे तो लगाई ना, मुंतकिल की या नहीं की? अपनी एनर्जी को किसी चीज को तो मुंतकिल किया होगा, फिर ही रुकी होगी ना। हाँ, तो जितनी एनर्जी एक बॉडी से मुंतकिल होती है वही तो वर्क होता है, ये नहीं होता। सो जनाब अली, एग्जांपल नंबर 6.2, a stone of mass 50 grams strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? ये वेलोसिटी थी, ये मास है, मास को फौरन किस में चेंज करोगे? केजी में। किलो आएगा 10 raised to the positive 3, तो सब -3 लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी ये है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, 1/2 लिखा, मास की वैल्यू डाली, वेलोसिटी की वैल्यू डाली। सुन रहे हो? ओ भाई सुन रहे हो? अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे? ये 500 है, और भाई ये सुनो, ये 500 है, 1000 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। नहीं समझे? 0.5 आ जाएगा। 220 का स्क्वायर 400 होता नहीं होता? ये भी इसमें 1/2 आएगा। ये भी क्या आएगा? नीचे 1500 तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/4। 400 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, तो आंसर 100 जूल आ जाएगा। कितना जूल आ जाएगा? प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो वेलोसिटी भी गिवन थी और अभी भी नहीं समझे। आगे चलते हैं फिर। अब आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। Often a body has the ability to do work although it is at rest. अक्सर औकात एक जिस्म में सलाहियत होती है काम करने की, लेकिन वो जिस्म रेस्ट पे होता है। जैसे मैंने अभी ग्लास रखा था, तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता ग्लास रेस्ट पे है, तो पहले तो बच्चा यही कहता है कि नहीं, काम नहीं कर सकता। जब ग्लास हाथ से छोड़ दी जाता है तो फिर जब सर में कहता ये तो काम कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि जमीन की कशिश की वजह से जो उसको हाइट मिली है वो उसको मूव कर सकता है। तो जनाब, often a body has a ability to do work, अक्सर औकात एक जिस्म में काम करने की सलाहियत, फोर्स लगाने की सलाहियत होती है, although it is at rest, अगरचे वो किस पे होता है? फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, मुझे न्यूटन याद है,
An apple on a tree is capable. An apple एक सेब ऑन ए ट्री, एक दरख्त पर, इज कैपेबल, वो अहल है टू डू वर्क, काम करने का, एज इट फॉल्स, जैसे वो गिरता है। कभी गिरा सकते हो? तस लिहाजा चलो इसमें एक लतीफा याद आ गया, सुना दूं जी। So potential energy क्या है? Often a body has ability to do work although it is at rest. For example, an apple at the tree is capable of doing work when it falls. Thus, it possesses the energy due to its position. The kind of energy which a body possesses due to its position is called its. ये है definition. The energy possessed by a body due to its position is called its. अब ये थोड़े में जब आप इसको मारते हैं कील पे तो इसको ठोकता ना, अभी ठोकता नहीं ठोकता, ठोकता है ना। तो जो थोड़े के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? यस। तो स्टोर्ड वाटर पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। कौन सा? जो महफूज पानी है पोसेसेस, वो रखता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ड्यू टू इट्स हाइट, अपनी बुलंदी की वजह से। ऐसा ही है। ये जो अभी हमने वो देखी थी वाटर टरबाइन, में क्या था, पानी नीचे आ रहा था और उसके पास एनर्जी थी। अब ये हाइट से आ रहा था ना, तो हाइट की वजह से इसमें कहा, जैसे आपकी जो पानी की टंकी होती है उसमें जो पानी स्टोर्ड होता है उसके अंदर भी वर्क करने की सलाहियत होती है। किस वजह से? उसकी हाइट की वजह से। सो स्टोर्ड वाटर पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। मसला किसी को? फिर जनाब हैमर रेज्ड अप to some height has ability to do work because it possesses potential energy. A stressed bow, एक खिंचा हुआ कमान है ना। अब ये जो कमान का ये जो स्प्रिंग है, ये सुन रहे हो, इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। समझ आया? सो a stressed bow has potential energy due to its stretched position. When released, the stored energy of the bow pushes the arrow out of it. ये जो stored energy होती है बो की, इसके अंदर खिंचे होने की वजह से वो इस एरो को क्या करती है? धक्का देती है। तो फिर क्या होती है? वो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो में चेंज हो जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? So the energy present in the stretched bow is called the elastic potential energy. अब ये भी कह सकते हैं the energy present in a stretched or compressed spring is called elastic potential energy. कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो खिंचे हुए या दबे हुए स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होती है। the energy which is stored in a stretched or compressed spring is called elastic potential energy. समझ आया नहीं यार? the energy present in the stretched bow is called the elastic potential energy. the potential energy is possessed by a hammer due to its height. एक हथौड़ी में उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी महफूज होती है उसकी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी में जमीन की सरफेस से हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेट ए बॉडी ऑफ मास एम, फर्ज कीजिए एक बॉडी है, उसका मास क्या है? अभी मैं इसका प्रूफ देने लगा हूं आपको। ये यहाँ ठीक है, एक बॉडी है, उसका मास क्या है? हमें बी रेज्ड अप थ्रू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। आपने क्या किया? एक बॉडी को जिसका मास m था जमीन से पकड़ा और एक हाइट h तक ले गए। अब बॉडी ने क्या किया? h डिस्टेंस मूव किया और उसके सिम्प में आपने कितनी फोर्स लगाई? उसके वेट के बराबर फोर्स लगाई। अब जितना वर्क आपने इस बॉडी पे किया वो सारा इसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो गया। अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा जो चीज नीचे होगी उस पर वर्क करेगी? नहीं करेगी? करेगी। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m be raised up to the raised up to height h from the ground, the body will acquire, जो जिस्म है वो एक्वायर करेगा, वो हासिल करेगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? equal to the work done. Potential energy equal to the work done in lifting it. फिर गौर से सुन ले, the body will acquire potential energy. बॉडी में
बॉडी हासिल कर लेगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? उस वर्क के बराबर जिसको जमीन से इस हाइट तक उठाने में किया गया। अब इस वर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्या? फोर्स और दूसरा डिस्टेंस। फोर्स इसके बराबर, दो चीजें चाहिए आपको बस, एक फोर्स चाहिए जो कि इसके वेट के बराबर है और दूसरा डिस्टेंस कितना है? हाइट के बराबर। तो जो बॉडी है वो हासिल कर लेगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट, उस वर्क के बराबर जो उसको उठाने में किया गया, टू द हाइट h। क्लियर हुआ? अब वर्क किसके बराबर होता है जी? F मल्टीप्लाई डी के। F क्या है? mg, वेट के बराबर। F इज इक्वल टू द वेट एंड दैट इज mg। और हाइट, जो डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी है d, वो किसके बराबर है? हाइट के बराबर है। तो जनाब वर्क किसके बराबर था? अभी मैंने पीछे लिखा था, मैंने द बॉडी एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी थ्रू हाइट h। तो ये वर्क डन किसके बराबर आ गया? पोटेंशियल एनर्जी के। इसे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये mgh है। समझ आया? अब बच्चे इसमें मैस भी कांस्टेंट है और जी भी आपको पता है कांस्टेंट आपको। तो अब इसमें चेंज कौन हो रहा है? हाइट। नहीं समझ आ रहा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जमीन पे पड़ी हुई बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि उसकी हाइट क्या है? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की हाइट पे डिपेंड करती है। हाइट जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हाइट मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अभी भी नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है भाई, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बॉडी रुकी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बॉडी चल रही है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है। अभी भी नहीं समझे? ना समझना। समझ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? समझना नहीं है, समझदारी की तो बात ही नहीं करनी है आप लोगों ने। अल्लाह का वास्ता कुछ समझ जाओ। ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे ये चीज है, मैस कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। काइनेटिक, काइन में मोशन होती है, नहीं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, मोशन है ना, मोशन। तो मोशन क्या? वेलोसिटी। तो बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी की वजह से जो उसमें एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का ड्यू टू पोजीशन। अब ये है हाइट, मैस कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। सो देयरफॉर एनर्जी क्या हो गया? हाइट पे डिपेंड करती है। हाइट चेंज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा बात सुनो, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दी जाए, कर दी जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? इफ जो v न्यू है वो कितनी आ जाए? 2v के बराबर। पहले क्या थी? v थी। तो देन काइनेटिक एनर्जी जो न्यू है किसके बराबर आएगी? जल्दी बोलो। हाफ m v न्यू स्क्वायर। हाफ ऐसे ही, m वैसे ही। ये मैं जो पीछे करवा के आ रहा हूं ना सर्कुलर मोशन में, ऐसे करवाया था। अब न्यू की जगह पे क्या पुट कर दो? तो जो वेरिएशन इन जी मैंने समझाया था आपको, याद आया? न्यू किसके बराबर है? 2v के बराबर है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके 2v हो गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अप्लाई करोगे आंसर क्या जाएगा? 4v स्क्वायर। हाफ, सॉरी या मल्टीप्लाई कर देते हैं, m 4v स्क्वायर। बच्चे इस 4 को बाहर निकाल दो, काटना नहीं, 4 को बाहर निकाल दो, 1/2 mv स्क्वायर। ये कौन सी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर ही होता है। तो भाई 4 टाइम्स बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल ओल्ड काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स? अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगी। अगर 3 टाइम कर दोगे तो फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 टाइम बढ़ जाएगी। 4 कर दोगे तो फिर समझ आया? अच्छा चलो एक बात, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी वही रहे जिससे बॉडी मूव कर रही है, मैं मैथ डबल कर दूं तो फिर क्या होगा हमारे साथ? काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी?
एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मैंने कहा नहीं 2 किलो का मैस मूव कर रहा था, मैंने कहा नहीं जी इसको भी डबल कर दो। क्या कहा? तो अब मैस जो न्यू मैस है वो 2 टाइम्स m हो गया। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जो न्यू होगी 1/2 टाइम्स न्यू मैस, और न्यू मैस क्या 2m, वेलोसिटी वही रहेगी v स्क्वायर, 2 को बाहर निकालो 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगी। मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, ट्रिपल करने से ट्रिपल, लेकिन वेलोसिटी को डबल करोगे तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4। मैस जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, लीनियर, समझ आया? और उसका क्या स्क्वायर, अगर 2 टाइम किया तो 4 टाइम बढ़ेगी, 3 टाइम किया 9 टाइम बढ़ेगी, 10 टाइम किया 100 टाइम बढ़ेगी वेलोसिटी, समझ? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को 10 टाइम बढ़ाने से। अभी भी नहीं समझे? वेलोसिटी स्क्वायर में ना फार्मूले में, तो जो जितने टाइम्स आप बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर लेंगे आप। अगर मैं वेलोसिटी हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब 1/2 है ना, हाफ करना, 2 पे डिवाइड करना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स रिड्यूस कर सकते, समझ आया? अगर 3 टाइम्स कम कर दो तो 3 टाइम्स कम हो जाएगी। अब आप प्रूव नहीं कर सकते, बोलते हैं। अच्छा जी, बड़ी लेवल की बात, बातों की बात, सबसे बड़ी बात गौर से सुनना जरा आज, नहीं सुन? अच्छा बच्चे, आप मेरे से अक्सर सवाल करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताऊं। आज फिर सुन ही लेना जरा। वो कहते हैं ना, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियासता, मेरी दर्द भरी दास्ता को तुम यूं ही हंसी में उड़ा गए। तो हंसी में ना उड़ाना बस, बाकी खैर है। इस कॉलम में हमने क्या ले लिया? थीटा। इधर हम पहले थीटा की वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है? फिर क्या कर लेते हैं, बोलो 30 डिग्री, ठीक है? फिर 15 बढ़ा दो, कितना हो गया? 45 डिग्री। चलो 15 और बढ़ाओ, समझे? 60 डिग्री। चलो 30 और बढ़ा, 90। क्लियर हो गया? ये लो जी 90, 75 नहीं आता। ये मशहूर मैं आपको याद करवा। अब जनाब गौर से सुनना, यहां सबसे पहले मैं कह लूंगा साइन ऑफ थीटा, नीचे यहां पे लूंगा कॉस ऑफ थीटा, फिर टेंजेंट लेंगे हम। बच्चे साइन 0 पे 0 होता है, यहां लिखे 0, यहां लिखे 1, यहां लिखे 2, यहां लिखे 3, यहां लिखे 4। अब यहां कॉस के सामने शरोज तो सुनता नहीं सुनता, यहां पे क्या आ जाएगा? 0, उल्टा शुरू करना, 1 2, सबको 4 से डिवाइड करो। क्लियर हो गया? लो स्क्वायर रूट सबका। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आता ही नहीं आता, बोलते क्यों नहीं? सोई कौम जाग जाओ। अच्छा देखें, 0 को 4 से डिवाइड किया आंसर 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। भाई साहब साइन ऑफ 0 0 होता है। अब समझ आया? अब 30 तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का 2 होगा, तो 1/2। अभी भी नहीं समझ रहे? ये वैल्यू है साइन ऑफ 30 की 1/2, और साइन ऑफ 45 2 1 द 2 2 to the 4, 1 का ऊपर 1 आ जाएगा, बोलो भाई, और नीचे का जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ये ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3, नीचे वाले का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 1 द 4, 4 1 द 4 हुआ। अब ऊपर भी 1 नीचे भी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। साइन 90 डिग्री 1 होता है, समझे हो? आप जरा इधर आओ, 4/4 किया था, आंसर 1 आया था, cos 0 1 होता है। अभी मैंने लिखा भी था थोड़ी देर पहले, नहीं लिखा था? अब ये इधर देखो, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 थी, इसकी भी स्क्वायर रूट 3/2। अब मजे की बात देखना,
साइन 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, और साइन 60 पे किस पे, और ये किस पे 30। सुन रहे हो? 45 पे दोनों सेम होते हैं, देखें 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सेम होते हैं। और ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब मजे की बात देखना, जो वैल्यू साइन की 60 पे थी ना, कॉस की 30 पे होगी, और जो वैल्यू साइन की 30 पे थी ना, कॉस की किस पे होगी 60 पे। नहीं, और कॉस ऑफ 90 0 होता है, 0/4 0 स्क्वायर रूट 0 0। अब जो वैल्यू साइन की 0 पे थी, कॉस की किस पे 90 पे। इस तरह से याद कर सकते हो। अब आगे आप सवाल कहोगे सर टेंजेंट का भी पता चल जाए तो बड़ा बेहतर होता है ना, है? तो लो टेंजेंट का भी बता देता हूँ। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा बाय। अब आप बस में से बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर इसका मतलब टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री बराबर होगा साइन ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ठीक कह रहे हैं आप। साइन 0 कितना होता है 0, अभी देखा ना, कॉस 0 का होता है 1। अब 0/1 तो 0 ही आएगा भाई, नहीं समझ आया? तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री कितना आ गया 0, समझे हो? फिर आप बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने तो 30 का बताया ही नहीं था, मैं बता देता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। समझ आया? रुमैसा पुत्र जल्दी से बता, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/, और कॉस ऑफ 30 कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2। अब ये आप तो को पता है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2 नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे काट ही ना डालू इन दोनों को। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3। नहीं समझे? बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या समझे। अच्छा चलो इसको याद रखना। अब टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ऊपर भी साइन 45 डिग्री और नीचे भी कॉस 45 डिग्री, और बोलते हो अच्छा साइन 45 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और कॉस भी यही होता है। अब ये तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है। अच्छा नहीं बोलना, चलो फिर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री बोलो कितना होता है। ऊपर आ जाएगा साइन 60 डिग्री और नीचे डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। बच्चे एंगल वही होगा, ठीक है ना, दो सब में एंगल सेम। अच्छा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 60 का 1/2, 2 से कैंसिल, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 3। नहीं समझ आया? 1 स्क्वायर रूट 3 समझ आ गया? अब देखें जरा गौर से सुनना, सुन रहे हो? टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, ऊपर साइन 90 नीचे कॉस 90, और सुन रहे हो अब साइन 90 तो होता है 1, कॉस 90 का होता है 0। 0 से डिवीजन पॉसिबल है? अनडिफाइंड। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब लिख दूं टेंजेंट की वैल्यूज, अगर इजाजत देते हो तो लिखूंगा। टेंजेंट ऑफ 0 कितना हो गया 0, टेंजेंट 30 कितना हो गया, इसको ऊपर रखना बच्चे और इसको नीचे रख, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको ऊपर रख इसको नीचे रख, कितना आ गया 1, इसको ऊपर रख इसको नीचे रख स्क्वायर रूट 3, और ये आ गया अनडिफाइंड। मैं अपनी शक्ल पे लिखूं अनडिफाइंड। नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये बन गया आपका टेबल। नहीं बनाना तो आपकी मर्जी, बन गया। अच्छा अब इसको याद भी रखना है आप लोगों ने, जब बनाना आ गया तो फिर याद तो रखोगे ना। चलो आगे। सो जनाब फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी तो आप प्रूव कर चुके हैं। मसला किसी को लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बी रेज्ड अप through the height h from the ground, the body will acquire the potential energy equal to the work done in lifting it through the height h। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होगी, वर्क क्या f मल्टीप्लाई h, क्योंकि ये f आपका फोर्स और s आपका हाइट, डिस्टेंस हाइट है। तो फोर्स तो वेट के बराबर है और वेट क्या mg, तो आपका फार्मूला बन गया। अब इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m at a height h on the surface of earth। प्रॉब्लम